सभी साथियों को नवगीत दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं हृदय से आभारी हूँ नवगीत कुटुंब का और भाई रघुवीर शर्मा जी का, जिन्होंने मुझे आज यहाँ पर अवसर दिया कि नवगीत को लेकर कुछ बातें आपके सामने में रख सकूं। दरअसल जब भाई रघुवीर शर्मा जी ने मुझसे कहा कि नवगीत पे आपको कुछ कहना है, तो मेरे मन में थोड़ी सी दुविधा चल रही थी। पहले मैं वो दुविधा आपके सामने रख दूं, फिर अपनी बात शुरू करूंगा। दुविधा को समझाने के लिए मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ, एक घटना का उदाहरण देता हूँ कि वो दुविधा कैसे पैदा होती है किसी चीज को लेकर के, और क्यों किस तरह से जो है वो बात आती है। दरअसल 1999 की एक घटना बताता हूं मैं आपको। बहुत प्रसिद्ध फिल्म थी ताल, और उसका एक गीत बहुत गाया गया, वो इश्क बिना क्या जीना यारो, बहुत प्रसिद्ध गीत हुआ। तो उस 1999 का जो सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित जो फिल्मी दुनिया का जो पुरस्कार होता है वो होता है फिल्म फेयर अवार्ड। तो फिल्म फेयर अवार्ड की जो सेरेमनी चल रही थी उसमें इस गीत और इसके अलावा अन्य सभी गीतों के लिए, ताल के गीतों के लिए जो है आनंद बख्शी साहब को जो है उस साल का फिल्म फेयर अवार्ड दिया जा रहा था। जब वो अपना अवार्ड लेने के लिए मंच पे आए तो उनके हाथ में माइक देके कहा कि सर आप कुछ कहिए। उस वक्त आनंद बख्शी एक ऐसे गीतकार हुए जिनको लोग जो है वैसा जो है उनकी बात चर्चा नहीं होती जैसे दूसरे गीतकारों होते, लेकिन अब अद्भुत मतलब व्यक्ति। उन्होंने कहा, और बस वही बात जो है जो मैं कहना चाह रहा था, उन्होंने कहा कि भाई बोले गीत और लिखवा लो लेकिन बोलने का मत करो। दरअसल गीत लिखना अलग चीज है और गीत में बोलना जो है वो अलग चीज है। क्या मतलब जो है वो, तो नवगीत को लेकर के जो है जब मुझे बोलने के लिए भाई रघुवीर शर्मा जी ने कहा, तो वो दुविधा थी कि नवगीत को लेकर के मुझे कुछ कहना है, मन में उथल पुथल थी। लेकिन चूंकि बड़े मेरे प्रेमी हैं भाई रघुवीर शर्मा जी, इनकी बात को टालना जो है इतना सरल नहीं था। दूसरी दुविधा ये कि लगातार जो है हमारे यहाँ पे नवगीत को लेकर के जिस तरह से भाई रघुवीर शर्मा जी काम कर रहे हैं, श्याम सुंदर तिवारी जी बड़ी तीव्र गति से जो है इस नवगीत में काम कर रहे हैं, हमारे गीते जी जो है कर रहे हैं, हमारे खंडवा के ही मतलब गीतकारों में हमारे बहुत वरिष्ठ कवि हैं दिनेश शुक्ल जी, उन्होंने बहुत सारा काम किया नवगीत को लेकर के। और बात ये भी हुई थी कि शायद शुक्ल जी भी जो है सिर्फ चर्चा होने वाली थी कि वो मैंने कहा कि जब जो इस क्षेत्र में इतने सिद्ध लोग हैं उनके बीच में नवगीत को लेकर के बात करना एक बड़ी जिम्मेदारी की जो है संकोच की बात। और फिर जब उसमें ये जोड़ा कि आदरणीय शहजाद कुरैशी साहब जो है कार्यक्रम की अध्यक्षता करने को, और थोड़ा सा मन में चिंता खड़ी हो जाती है कि ऐसे गुणा की बड़े मर्मज्ञ लोगों के बीच में जब अपन को बात करना हो। फिर रघुवीर अंबर जी जो है आ गए जबलपुर से, बहुत अच्छे गीतकार है, बहुत अच्छे कलाकार, प्रतिष्ठित चित्रकार, अद्भुत कालिदास पे जो है काम किया, कालिदास के श्लोकों पर जो है एक एक श्लोक को लेकर के एक एक चित्र बनाए हैं। अद्भुत मतलब ऐसे लोगों के बीच में जो है हमारे भाई अरुण सातले जी, निमाड़ी में भी उनके गीत जो है वो नवगीत से कम नहीं पड़ते। आपसे पता है जो लोक भाषा के जो गीत होते हैं ना, उसको हम लोग वो सम्मान नहीं दे पाते, लेकिन नहीं, जब आप देखेंगे तो निमाड़ी में भी ऐसा काम हो रहा है। तो ये जितने भी नवगीत में बड़े नाम आपको दिखाई देते हैं, ज्यादातर नाम चाहे वो ठाकुर प्रसाद सिंह का नाम हो, चाहे आरसी प्रसाद सिंह का नाम हो, ये जितने भी बड़े गीतकारों के नाम आपको दिखते, ज्यादातर नाम तो आपको उत्तर प्रदेश और उधर के ही जो है आपको दिखाई देते हैं। लेकिन हमारे लिए गर्व की बात है कि इस नवगीत को जो है आगे बढ़ाने में हमारे मध्य प्रदेश के गीतकारों का भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे वीरेंद्र मिश्र
हमारे बीच की हमारे नईम साहब इंदौर में, जिन्होंने मतलब नवगीत में काम किया। एक जमाना था जब धर्मियों के पूरे पेज के ऊपर ये नवगीत छपा करते थे, जब नवगीत को साहित्यिक विधा की जो है प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हुई थी। उस समय भी धर्मवीर भारती थे, धर्मवीर भारती ने भी अपनी प्रारंभ में बहुत सारे गीत लिखे, अज्ञेय जी ने गीत लिखे एक जमाने में। तो वो दौर था नई कविता का। आप जानते हैं कि 1943 में सबसे पहले अज्ञेय जी के संपादन में तार सप्तक जब आया, तो तार सप्तक का नाम ही आप देखें, तार सप्तक, जो हारमोनियम के साथ स्वर होते हैं सप्तक, कितना संगीतमय जो है संगीत से जुड़ा हुआ शीर्षक उन्होंने दिया, नई कविता की संग। और वहां से नई कविता प्रतिष्ठित होना शुरू हुई थी, नई कविता लिखी जाने लगी थी। लेकिन नई कविता जो थी वो उस समय जो पूरे दुनिया भर में जो कविता को लेकर आंदोलन चल रहे थे, पूरी दुनिया में एक आमूलचूल परिवर्तन जो है कविता में दिखाई दे रहा था। पूरे दुनिया की कविता में, विश्व स्तर के ऊपर जो कविता लिखी जा रही थी, केवल भारत में नहीं, वो एक बड़ा परिवर्तन का जो है वो दौर था। और ऐसा परिवर्तन का दौर था जहाँ सब कुछ बदल रहा था, कुछ पहले जैसा नहीं। जो पुराना था वो पुराना जो है अब लोगों को भा नहीं रहा था। वो उपमाएं, वो प्रतिमा, वो प्रारूप, सब कुछ जो है बदल रहा था। नई कविता की कवियों ने जो है सबसे पहले उस जमीन को तोड़ी जो नई जमीन थी, जहां लोगों की चिंताएं की जा रही थी, जहां आम आदमी के दर्द को जो है अभिव्यक्ति मिल रही थी। और फिर इसके शुरुआत भी जो है ऐसा नहीं कि तार सप्तक 43 में आया तो जो है वहां से शुरू हुई थी। ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी निराला से। आप देखें कि निराला जो है ऐसे कवि थे जिनके अंदर जो है सारे जो है जितने भी तत्व जो है नवगीत में, नई कविता में जितने भी तत्व आते हैं, उन सबके बीज उसमें जो है निराला के अंदर हमको मिलते हैं। और वहां से जो है वो यात्रा जब आगे बढ़ती है, नवगीत आंदोलन जो है फिर आता है 1958 में जो है इसको मान्यता मिलती है नवगीत को। मेरे भाई तिवारी जी ने तो जो है जो अभी अपना वक्तव्य यहाँ पे रखा था, वो केवल विषय प्रवर्तन नहीं था, वो अपने आप में पूरा एक बीज वक्तव्य था। और वो ऐसा बीज था जो अंकुरित जो है किया जाने का दायित्व मुझे दे दिया, बहुत कुछ उन्होंने बता दिया। फिर भी चूंकि विषय प्रवर्तन में ये बात आ गई है, संक्षिप्त में जो है 2-4 पंक्तियों में मैं ये बात कह दूंगा नवगीत के बारे में कि जब ये 1958 में मुजफ्फरपुर में थे प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह, उन्होंने नवगीत का उस समय जो अलग अलग नई प्रवृत्तियों के जो गीत थे, उन गीतों को लेकर के विमर्श किया और एक संग्रह जो है प्रकाशित किया। उसमें पहली बार नवगीत शब्द को जो है प्रिंटेड, छपा हुआ जो है पहली बार जो है वो शब्द जो है कागजों पे आया। इसके पहले बोलचाल में नवगीत कहा जा रहा था, जो गीतकार लिख रहे थे वो कहते थे कि हमारे ये गीत नवगीत है, लेकिन कहीं कोई ऐसा लिखित नहीं था। लेकिन अब आज तो आपको मैं बातों बता दूं कि आज वो यात्रा वहां पहुंच गई है कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा ने तो जो है नवगीत को स्वतंत्र साहित्य की विधा के रूप में मान्यता देने का फैसला किया और उसमें जो है शोध के जो है मार्ग भी खोल दिए। तो वो जो नवगीत पहली बार जो है शब्द आया था, वो जो पुस्तक जो छपी थी उसका नाम था गीतांगिनी। तिवारी जी ने बताया गीतांगिनी 1958 में। इस गीतांगिनी में प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने जो है 5 प्रकार के जो गीत के जो तत्व हैं, जो जिसके पर आधारित मतलब जो है नया गीत होगा या नए दौर के जो कवि होंगे वो किस तरह से जो है वो किस आदर्श को लेकर के अपना काम करेंगे, उसकी उन्होंने स्पष्ट। और ऐसा नहीं था कि उसमें केवल राजेंद्र प्रसाद सिंह के गीत थे, उन्होंने उन प्रवृत्तियों को पहचाना कि जो नवगीत को आगे बढ़ाने वाली थी, आगे चल करके उन वृत्तियों के आधार पर उन्होंने 5 जो है वो बिंदु रखे और उन बिंदुओं को जो मतलब पूरे कवर करने वाले जो उस समय के प्रमुख रचनाकार थे उनको उस खंड में जो है उन्होंने जमा दिया, रखा। अब ये जो है काम मतलब जो है बहुत बड़ा काम था।
वो 5 तत्व जो थे उसमें सबसे पहला जो तत्व था वो था जीवन दर्शन। और आप जानते हैं कि गीत के लिए जो है जीवन दर्शन अगर आपके बस में नहीं है, क्योंकि गीत जो है, गीत तो वो है जिसमें आपका जीवन का संगीत जो है अगर नहीं है, अगर आपके जीवन का जो है दर्शन नहीं है तो वो गीत नहीं हो सकता। हर गीत, यहाँ तक कि मैं कहता हूं कि हमारे फिल्म का लिखे हुए गीतकारों ने भी, शैलेंद्र जैसे गीतकारों ने भी, साहिर जैसे गीतकारों ने भी वो पंक्तियां लिखी है। और जिसे आप बिंब कहते हैं ना, नई कविता का बिंब, मेरा दावा है कि आप साहित्य की बड़े बड़े गीतकारों की पंक्तियों में से आप निकाल लाए। पंडित नरेंद्र शर्मा ने जब गीत लिखा भाभी की चूड़ियों में, दृश्य था क्या, सुबह सूर्योदय हो रहा है, सिर्फ सूर्योदय हो रहा है, और शर्मा जी ने लिखा ज्योति कलश छलके। इस एक पंक्ति के बराबर सूर्योदय का जो है सुंदर वर्णन करने वाला कोई पंक्ति अगर आपको याद हो तो मुझे जरूर बताइए। तो वो नवगीत का पहला जो है खंड था जीवन दर्शन, दूसरा था आत्मनिष्ठा, तीसरा था व्यक्तित्व बोध, फिर प्रीति तत्व और परिसंचय। ये 5 खंड करे, बड़े सोचे समझे जो है योजना थी वो नवगीत के लिए। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जिस खंड में जीवन दर्शन दिया गया था उसमें निराला थे, पंत थे, दिनकर थे, अज्ञेय थे, जानकी वल्लभ शास्त्री थे, और इस तरह के जो कवि थे उस समय जो अपना गीत में जो है बड़ा योगदान थे। जानकी वल्लभ शास्त्री भी बहुत महत्वपूर्ण कवि। फिर एक कवि थे शंभुनाथ शेष, शंभुनाथ सिंह नहीं, शंभुनाथ शेष, और स्वयं उसके संपादक राजेंद्र प्रसाद, वो स्वयं उसमें जो उसका जिसमें आत्मनिष्ठा। अब देखिए आत्मनिष्ठा या आगे चल के मैं मेरी बात में आएगी थोड़ा सा, आप देखेंगे कि किस तरह से कवि के लिए आत्मनिष्ठा का महत्व होता है बहुत बड़ा। आत्मनिष्ठा का जो खंड था उसमें उन्होंने जो सबसे पहला नाम रखा था वो महादेवी का नाम था। मुझे बताएं कि हमारे जो नवगीतकार जो निरंतर अभी पूरे देश भर में नवगीत लिखे जा रहे हैं, गीत भी लिखे जा रहे हैं, ये जितने नाम इसमें आ रहे हैं उनको कितना पढ़ते हैं हम, हमारी विरासत से कहाँ कुछ ग्रहण करते हैं। तो पहला नाम उन्होंने लिया था महादेवी का, दूसरा माखनलाल चतुर्वेदी का। उस गीत आप कहेंगे माखनलाल चतुर्वेदी और महादेवी नवगीतकार कहाँ से हुए, लेकिन इनके बीच जो है हमारे पास में लहलहाती हुई फसल को आप देखते हैं, खेत में खिले हुए फूल देखते हैं, लेकिन आपके मन में कभी सवाल आता है कि ये इसके बीज कौन लेके आया था। आपको बीज का महत्व, फसल तो कट जाएगी हर साल, नहीं आ जाएगी, बीज जो है महत्वपूर्ण होता है, बीज। तो ये हमारे जो कवि थे उनके पास में वो बीज थे जिनसे आज ये नवगीत और गीत ये जो है विधा इतनी उत्कर्ष को प्राप्त कर सकी है। इसमें विद्यावती कोकिल को अगर आपने पढ़ा हो, अद्भुत जो है, बड़ी सम्माननीय, वैसे ही जैसे महादेवी वर्मा। वीरेंद्र मिश्र भी थे और थे जगदीश गुप्त नई कविता आंदोलन के अद्भुत मतलब व्यक्तित्व उनके भी थे। ये तो हुए आत्मनिष्ठा। फिर वो कहते व्यक्तित्व बोध कविता, तो उसमें उन्होंने लिया बच्चन को, गोपाल सिंह नेपाली को, भारती जी को, रविंद्र भ्रमर, वीरेंद्र मिश्र, ये जो है आत्मनिष्ठा के जी। ऐसा जो है मुकुट बिहारी सरोज, उसमें मुकुट बिहारी सरोज को उन्होंने शामिल किया। फिर था प्रीति तत्व, और मैं आपसे बता दूं कि बगैर प्रीति तत्व के तो कोई गीत तो क्या कोई कविता भी संभव नहीं होती। पहला तत्व जो है वो किसी भी रचना का जो होता है वो होता है प्रीति तत्व। रामेश्वर शुक्ल अंचल हमारे मध्य प्रदेश से आए, नरेंद्र शर्मा, आरसी प्रसाद सिंह और नीरज को भी उन्होंने, और फिर बाद में इन चारों जो तत्वों का जो परिसंचय किया गया जो अंतिम खंड में वो थे, उसमें राबिन शाह पुष्प थे, मुकुट बिहारी सरोज थे और कुछ अन्य और भी जो गीतकार थे। इस तरह से जो है ये पूरा प्रारूप खड़ा किया गया था नवगीत का, जो है जो इसको कहा जाता है कि वो नवगीत का घोषणा पत्र था। उसमें ये सारी चर्चा की गई कि आने वाले दौर में
हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, हमारी क्या आवश्यकता है, हमारे कवियों को किस तरह से जो है इस नवगीत को आगे बढ़ाना है। क्योंकि क्या होता कि अभी तक हमारे जीवन में हम देखते हैं, बचपन से देखते हैं, साहित्य के बहुत सारे गीत भी पढ़ते हैं, हमको कई गीत याद भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। और फिर एक समय आप आज देखते हैं चारों तरफ इतने गीत, इतनी कविताएं रोज लिखी जा रही है, रोज छप रही है, सैकड़ों पुस्तकें प्रकाशित हो रही है, अनंत अनंत जो है कवि जो है उसमें लगे हुए हैं, लेकिन वो सब गुम हो जाते हैं हवा में। कुछ समय बाद उनका कोई नाम लेवा नहीं बचता। क्यों नहीं बचता? इतना सब कुछ होता है लेकिन क्यों नहीं बचता? वो इसलिए नहीं बचता साथियों मित्रों, क्योंकि अगर आपको बचना है तो आपको एक नई लीक तोड़ना पड़ती है। ये सिद्धांत है। हर क्षेत्र जिसने नई लीक तोड़ी है वो तो जो है अपनी पहचान बना लेगा, लेकिन जो लीक पे चलता रहेगा वो एक दिन भीड़ में गुम हो जाता है। तो नई लीक तोड़ने का काम जो करता है वो इतिहास बनाता है। तो ये इतिहास बनाया हमारे शंभुनाथ सिंह, आरसी प्रसाद सिंह, माहेश्वर तिवारी, वीरेंद्र रमेश, सबने हमारे इस इतिहास का निर्माण करने में जो है बड़ा योगदान दिया। ठाकुर प्रसाद सिंह, मुकुट बिहारी सरोज, बहुत सारे नाम हैं। तो ये सब इतिहास के निर्माता हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ अगर इतिहास की अगर आप बात करते हैं और आप वर्तमान की उपेक्षा करते हैं तो आपकी बात हमेशा अधूरी रहेगी। और मुझे बहुत गर्व के साथ में आज ये कहना पड़ता है कि जितना गौरवशाली हमारा नवगीत का इतिहास है उतना ही समृद्ध वर्तमान जो है उसका भी है। और उस गीत के वर्तमान को समृद्ध करने के लिए हमारे खंडवा के कुछ गीतकार, खास करके 2 गीतकार तो ऐसे लगे हुए हैं समर्पित भाव से कि जिन्होंने अपनी पहचान बना ली है। रघुवीर शर्मा ये हमारे नवगीत का वर्तमान, और श्याम सुंदर तिवारी जो तीव्र गति से जिसको कहना चाहिए लगातार काम करते हैं। तो ये हमारे नवगीत का वर्तमान भी है। तो मैं आपसे बता रहा था कि जब नए दौर में जब नवगीत पहुंचा, जब नवगीत लिखे जाने लगे, शुरू हुआ, तो जिन गीतकारों ने अपनी जगह बनाई उन्होंने एक नई लीड तोड़ी थी, एक नया रास्ता बनाया था अपना। और नया रास्ता बनाना जो है आसान नहीं होता। जब भी आप नया रास्ता बनाएंगे, जब भी आप लीड तोड़ेंगे तो आपको आसानी से मान्यता नहीं मिलेगी। समाज जो है कोई भी नई चीज को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करता। आलोचना पर लोगों ने कहा सर ये कोई गीत जो है, ये नवगीत या कोई साहित्य की विधा ही नहीं है, ये काहे की विधा है। यही स्थिति जब आज्ञागण तारसप्तक आया था तब भी थे। लोग कहते थे ये रबर छंद क्या है, आज भूल गए लोगों को शब्द। केचुआ छंद क्या नहीं है, अब मतलब अब भूल गए, क्योंकि नई कविता ने अपनी ताकत दिखाई। और वो ताकत जिसके बल पर कविता ने पूरी मतलब दुनिया में जो है अपनी पहचान बनाई। अज्ञे जैसे कवियों ने तो फिर निश्चित रूप से अपनी पहचान पूरे विश्व स्तर के कवियों में मतलब जो है उनकी गिनती होती है। और अगर हमारे यहाँ जो भारत की जो साहित्यिक टांग खिंचाई वाली जो प्रवृत्तियां नहीं होती तो शायद अज्ञे जो है हिंदी के पहले कवि होते जिनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका हो। लेकिन राजनीति साहित्य की जो होती है, जो टांग खिंचाई जिसको बोलते हैं कि ये कैसे आगे जा रहा है, मेढकों को तोलने का तराजू हमारे यहाँ पे बड़ा लगा है। तो अज्ञे के साथ में भी हुआ, नवगीतकारों के साथ में भी हुआ। तो ये था। अब मैं आपसे कहता हूं कि नवगीतकार कर क्या रहे थे। वही जो 1943 में तारसप्तक में जो अज्ञे ने जो आदर्श हमारे सामने रखे थे, उनकी भूमिका आप पढ़े तारसप्तक। वो जो आदर्श थे कि हम जो है ऐसी भाषा को अपनाएंगे जो आम आदमी की भाषा होगी। हम वो कहेंगे जो आम आदमी का दर्द है, जो आज के युग की सच्चाई है, जो बातें हैं, जिसको कि केवल जो है गीतों में, छंदों में अभी तक जो है बड़े मतलब जो है मधुर स्वरों में जो है गाया जाता था। एक प्रेम का गीत गाया जाता था, हम लोग बड़े मुग्ध हो जाते थे। लेकिन उस मीठे गीत में
हम मनुष्य की पीड़ा को भूल जाते थे कि एक आम आदमी की जिंदगी किस तरह से जो है पीड़ित होती है। फिर आया बाजारवाद का दौर, आज जो चल रहा है हमारा, जिसको हम बोलते हैं उपभोक्ता संस्कृति। इस उपभोक्ता संस्कृति ने आदमी को निचोड़ना शुरू किया। उसका जो एल्गोरिदम था उसने जो है जो खेल जमाया, आज देख रहे हैं उसको, आदमी को किस तरह से निचो। पहले कहते थे कि एक बनिया जो है वो कहते थे गरीब आदमी का खून चूसता है, उद्योगपति खून चूसता है, लेकिन अब तो साहब आम आदमी के खून को चूसने की जरूरत नहीं है, उसके खून को निचोड़ने की मशीनें आ गई है। अब खुशी खुशी अपना खून निचोड़वा के आ जाते हैं और पता तक नहीं चलता। इतना खतरनाक जो है उसका एल्गोरिदम है कि आप खुद जाते हैं उसके पास और बाजार में जाकर के हमारा साहित्यकार भी बिकने को तैयार हो जाता है, वो भी उस सिस्टम का जो है हिस्सा बन जाता है। उस सिस्टम का जो कि समाज में राजनीति करती है, शोषण की वृत्तियों को जो है आगे बढ़ाती है, उसका हिस्सा बन जाता है। साहब बहुत लोगों के मुंह से मैं सुनता हूं कि कुंभन दास का नाम लोग लेते हैं, हमारे मित्र साथी लोग, कि साहब कुंभन दास कहते हैं हमें क्या करना सीकरी से, फतेहपुर सीकरी राजधानी से। भैया मतलब जो है मैं आपसे सच कहता हूं कि ये कुंभन दास का नाम लेने का सबको अधिकार नहीं है। इस तरह से कुंभन दास का नाम लेने का हक ही नहीं बनता है, क्योंकि तुम तो खुद ही जो है राजधानियों के चरण चाटने वाले बने हुए हो। तुम्हें क्या हक बनता है कि तुम जो है कुंभन दास का नाम अपने मुंह से बोलो। तो ये जो हमारी वृत्तियां हैं, उस वृत्तियों की बात मैं करता हूं। मैंने आपसे शुरू में कहा कि ये जो वृत्तियां जो गीत में विकसित हुई थी, इसका आरंभ ही निराला से होता है। आप देखें कि निराला के ने गीत लिखे, छंद मुक्त की बात करते हैं, लेकिन निराला के गीत हैं। एक उनका एक संग्रह गीत का गीत गुंज करके 99 गीतों का, उसके पहले जो है एक गीतिका करके जो है निराला जी का 1936 में। आप उस गीतिका की भूमिका को पढ़ें। निराला जी ने जो उस समय 1936 में लिखा था और आज के दौर की जो है आप परिस्थितियों से आप उसकी तुलना करके देखें। उन्होंने कहा कि मैं बाजार का नहीं हुआ, निराला के शब्द, मैं बाजार का नहीं हुआ, इसलिए मां शारदा ने मेरे शब्दों को बाजारू नहीं होने दिया। बहुत बढ़िया। ये जो शब्द थे निराला के कि मैं बाजार का नहीं हुआ तो इसलिए मां शारदा ने मेरे गीतों को बाजारू नहीं, मेरे शब्दों को बाजारू नहीं होने दिया। और ये बाजारू होना क्या होता है? ये बाजारू होना होता क्या है? बाजारू का मतलब होता है जो बाजार में बिक जाए या आपके मार्केटिंग सिस्टम का, उसका एल्गोरिदम का जो एक हिस्सा बन जाए। और केवल शब्द नहीं, वो शब्द का प्रवर्तन करने वाला साहित्यकार वो शब्द को समाज में जिसकी जिम्मेदारी है उठाने की, वो भी जो उसका हिस्सा बन जाए। तो आज देख सकते हैं कि हमारा जो वर्तमान जो परिदृश्य है वो कितना खतरनाक हो चुका है। मित्रों, आज जो है बाजारवाद पे बहुत चर्चा होती है, लेकिन ये जो बाजार शब्द है ना, ये पहले इतना बदनाम कभी नहीं था। बाजार की जरूरत आपको भी है, मुझे भी है, सबको थी। कबीर को भी थी बाजार की जरूरत। अपना कपड़ा ढूंढते थे, कपड़ा बेचने कहाँ जाते, दुकान लगा के तो नहीं बैठते, बाजार में जाना था। रैदास को भी जरूरत थी बाजार की, अपना जूता गांठने के बाद में कहाँ बेचते वो। लेकिन तब बाजार इतना बदनाम शब्द नहीं था जितना आज बाजार जो है बदनाम शब्द हो गया है। और पूरी दुनिया में आज जिस बाजारवाद और जिस उपभोक्ता संस्कृति की बात की जाती है, उस बाजारवाद और उसकी जो है तोड़ क्या था? कबीर को अपने हाथ में लाठी लेके गए थे बाजार में। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ। ये लुकाठी, ये लाठी जो थी वो आत्मरक्षा, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उनके हाथ में थी। जो हमारे नवगीतकारों ने जो बताया ना, आत्मनिष्ठा, पहले जो 5 जो बिंदु, आत्मनिष्ठा, जीवन दर्शन, व्यक्तित्व बोध, ये जो हमारे आदर्श नवगीतकार जहाँ पे नवगीत के आरंभ में जो तय किए गए थे, तो वो आत्मनिष्ठा को संभाल को जिंदा रखने के लिए कबीर के हाथ की लाठी थी। तो ये मतलब जो है वो था। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात मुझे याद आती है इसी बाजारवाद को लेकर कि आज
आदमियत की, जो मनुष्यता की, जिसको कीमत गिरी हुई, कीमत की जो गिरावट है, उस गिरावट को आप याद करें कि कैसी माखनलाल चतुर्वेदी जी की पंक्तियां हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने सबसे पहले, आज से कितने वर्ष, जब ये नई कविता थी, न कोई नवगीत था, उस जमाने में वो मार्गदर्शन दे रहे थे, उस समय वो रोशनी दिखा रहे थे माखनलाल चतुर्वेदी। आप जानते हैं कि हमारे शरीर की रचना में सबसे ऊपर हमारा मस्तक होता है, फिर उसके नीचे हमारा हृदय होता है, फिर उसके नीचे हमारा पेट होता है। ईश्वर ने तो हमको ऐसे ही बनाया, मस्तक को ऊंचा रखा, उसके नीचे हृदय को रखा, उसके नीचे पेट को रखा। माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं कि भैया ये दुनिया में ऐसी जो है बाजार की गिरावट आई है कि अब आदमी पेट को जो है माथे के ऊपर नहीं खाता। अब पेट माथे को सबसे ऊपर पेट हो गया, पहले मेरा पेट भर जाए, फिर जाए दुनिया भर में। तो ये जो मतलब वृत्ति जो थी वो माखनलाल चतुर्वेदी, हमने हमारे पुरखों से यदि नहीं सीखा। मेरा एक निबंध मैंने लिखा ललित निबंध की परंपरा को, मैंने उसमें साबित किया कि जो ललित निबंध के आज जो तत्व जो है किस तरह से माखनलाल चतुर्वेदी में मिलते हैं वो निबंध। तो हमने हमारे पुरखों से क्या सीखा, यदि आप हमारे जो आदर्श हैं जिनको हम अपनाने, उनको यदि नहीं सीखते हैं तो आप किस तरह से जो करेंगे। और फिर ये बाजार की गिरावट को जो है हमारे भवानी दादा ने भी याद किया, भवानी प्रसाद मिश्र जी ने भी याद किया। उन्होंने कहा, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ जी। पहले कुछ शर्म लगी मुझको, पहले कुछ शर्म लगी मुझको, पर बाद बाद में अगली जगी मुझको जी। लोगों ने तो अपने बेच दिए ईमान, लोगों ने तो अपने बेच दिए ईमान जी, आप न हो शंकर जाए। तो ये जो ईमान बेचने वाले लोग जो है इस बाजारवाद के भीतर, इस उपभोक्ता संस्कृति के भीतर जो आकर के खड़े हो गए हैं, वही हमारे साहित्य के मार्ग के सबसे बड़े अवरोधक हैं। वही हमारे को वो चीजों को प्राप्त नहीं करने देते। नवगीत जो है के जो गीतकार हैं उन्होंने बड़ी मेहनत की है, हमारे जो बड़े प्रतिष्ठित नाम हैं उन्होंने बड़ी मेहनत की है। मैं उदाहरण भी कुछ आपके सामने रखूंगा तो आप देखेंगे कि जो नवगीत होता है हमारा, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो उसे जान डालती है उसमें, वो है एक कवि के भीतर की जो सौंदर्य चेतना होती है। अब ब्यूटी जो है वो सबसे ज्यादा जो है आवश्यक। अगर सौंदर्य की चेतना आपके भीतर नहीं है तो आप जो है कभी भी, ये क्योंकि विषय बहुत बड़ा है, मुझे संक्षेप में करना पड़ेगा, अन्यथा जी अध्यक्ष उद्बोधन में भी आपको चूंकि विषय बड़ा है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसको अधिक सार्थक बात हो रही चलिए। तो अब जो है ये जो बड़ा सौंदर्य बोध मतलब जो है कवियों के भीतर होना चाहिए, कोमल भाव, जो जब तक आपको सौंदर्य बोध नहीं, आप कैसे मतलब जो है जीवन को सुंदर बनाने की बात कर सकते हैं। एक निराला जी की कविता है भिखारी, दीनहीन भिखारी को देखकर के उन्होंने लिखी थी। वह आता पथपट पछताता तो लेजे के करता, पेट और पीठ दोनों मिलकर के एक चल रहा लपुड़िया टेक टेक। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो गीत है ना, ये सौंदर्य बोध का गीत है, ये किसी दीनहीन भिखारी का चित्र नहीं है, सौंदर्य बोध का गीत है। क्यों? क्योंकि अगर आपको एक मनुष्य की ऐसी दुर्दशा देख करके अगर आपका मन नहीं पिघले कि मनुष्य को तो ईश्वर ने इतना सुंदर बनाया था, उसकी ये दशा किसने कर दी कि पेट और पीठ दोनों मिलकर दी, तो ये सौंदर्य की जो तड़प है वो तड़प जो है उस गीत उसमें है। तो एक जो है हमारे बहुत आदरणीय जो नवगीतकार हैं ठाकुर प्रसाद सिंह, उनसे जो है हमको जी ठाकुर प्रसाद सिंह, उनसे हमको सीखने को मिलती है बात कि आपके ये जो गीत होते हैं उसमें सौंदर्य बोध चेतना ये कैसे पैदा होती है। सब उन्होंने संथाली लोक जीवन से जो है जी संथाली लोक जीवन, जब तक आप लोक जीवन से शक्ति प्राप्त नहीं करेंगे ना, तब तक आपकी रचना में जो है वो शक्ति पैदा नहीं होगी जो लोक से जुड़े। और गीत वही याद रहता है जिसे लोग याद रखते, जिसे लोग याद रखेंगे वो जिंदा रहेगा, जिसे लोग ने भुला दिया उसे दुनिया का कोई शास्त्र कोई किताब जो है उसको याद जिंदा नहीं रख सकती।
तुलसी आज जिंदा है 500 साल से, तो लोग क्या बनते जिंदा है? हाँ। तुलसी को लोगों ने जिंदा रखा है, किसी समीक्षक किसी आलोचक ने जो है उनको जिंदा नहीं रखा है। क्यों? मीरा को जिंदा रखा है लोग ने, कबीर को जिंदा रखा है लोग ने। आप लोग से जुड़ो। तो ठाकुर प्रसाद सिंह की जो है संथाली लोक जीवन से जुड़े, और उन्होंने जो है एक शब्द कहा, और वो शब्द जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनके गीत संग्रह बड़ा प्रसिद्ध है, वो है बंशी और मादल। बंशी और मादल जो है उनका गीत संग्रह था। तो वो जो है उन्होंने जो है ठाकुर प्रसाद सिंह ने जो अपना जो गीत था, उसको जिस तरह आप रोटी को किसी आंच में सेकते हैं तो वो पक्की होती है, कच्ची रोटी आप नहीं खा सकते। तो आपके गीत की आपकी अनुभूति को पकाने के लिए एक आंच की आवश्यकता होती है, और वो आंच कौन सी थी? वो संथाली लोक जीवन की जो आंच थी, उसको उन्होंने अपनी कविता को पकाया। और यही कारण है कि लिखे तो थे गीत, लेकिन आगे उस समय आगे जी ने उन गीतों को जब पढ़ा तो अपनी बहुत प्रसिद्ध उस समय की जो पत्रिका वो संपादित करते थे, नए प्रतीक, उसमें उन्होंने उसकी पहली बार समीक्षा लिखी। ये घटना थी, ऐतिहासिक घटना। गीतकारों को साहित्य में जो है वो मान्यता देते ही नहीं थे। अज्ञे और बच्चन के बीच में विवाद हुआ था। एक कार्यक्रम में अज्ञे जी बोल रहे थे, बच्चन जी बैठे हुए थे, और अज्ञे जी ने कह दिया कि साहब मैं जो है गीत को साहित्य की विधा ही नहीं मानता। बच्चन जी नाराज हो गए, उठ के खड़े हो गए, वो बाहर जाने लगे। तो लोग उनके पीछे आए, जो आए हुए थे बच्चन जी से, कि भाई आप सब बोले कि मैं आप जब ये लोग गीत को साहित्य की विधा नहीं मानता तो मैं तो गीतकार हूं, तो मैं तो साहित्यकार भी नहीं रहा। फिर इस कार्यक्रम में मैं बैठ के करूं क्या? ये लेकिन अज्ञान ने जो है नया प्रतीक में जो है इसकी जो है समीक्षा लिखी, और जो है जाकर के ध्यान गया लोगों का। तो उन्होंने जो है ना वो जो ठाकुर प्रसाद सिंह ने जो है जो शब्द, उसकी भूमिका है, उसकी भूमिका में जो शब्द का प्रयोग किया है वो है आदिम उद्वेगों की धड़कने। आदिम उद्वेग, जब तक आपके भीतर वो आदिम उद्वेग अगर ठंडे पड़ गए तो आपका गीत गया। आपका गीत तभी जिंदा रहेगा जिसमें वो आदिम उद्वेग जो है वो बना हुआ होना चाहिए। तो उस आदिम उद्वेगों की जो आंच है उसमें जो है अपने गीत को पका करके जो है बंसी और मादल जैसा गीत संग्रह जो है नवगीत की उपलब्धियों में जो है वो जिसे हम गिनते हैं, उस ठाकुर प्रसाद सिंह की एक छोटी सी पंक्तियां मैं आपको सुना रहा हूं आपके सामने। एक होता है फूल, आछी का फूल, उसको आछी का फूल बोलते हैं। आछी मतलब एक इस प्रकार का फूल होता है जिसके बारे में कई तरह की मान्यताएं हैं। लोग कहते हैं कि एक वृक्ष ऐसा होता है कि बोले इसमें पहले जो है जैसा परंपरा होती है कि पहले फूल आते हैं और बाद में फल आते हैं। कहते बोले पहले फल आ जाता फिर फूल आता है। हालांकि ये कोई वनस्पति जगत की मतलब वैज्ञानिक दृष्टि से सही नहीं हो सकता, लेकिन बहुत महकता है, बहुत खुशबू होती है। कहीं जहां पे भी वो आछी के फूल खिले रहते हैं उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है। आपकी रचना की भी खुशबू दूर दूर तक तभी पहुंचेगी जब आप उस आछी के गीत की जो मर्म है उसको आप इस गीत में जो पंक्तियों को कह रहे हो अगर आप समझें कि आपकी रचना की जो है सुगंध जो है चारों तरफ क्यों नहीं फैल रही है, उसका कारण आप पंक्तियां देखें उनकी। और ये जो पंक्तियां उन्होंने ना बच्चन जी की उपस्थिति में जो है सर पड़ी, अच्छी गीत उनका जो बड़ा मीठा गीत, उसमें उन्होंने लिखा कि देखिए वो कहते हैं कि आछी के वन, आछी के वन, आछी के वन अगवारे, आछी के वन पिछवारे, महका महमह रन बन आछी के वन। ये जो महकना आछी के वन की जो सुगंध है इसको आप कैसे महसूस करेंगे? हमारा जो महानगरों में हम जो जीवन जी रहे हैं वहां हमारे घर में पानी का जो पाइप है, जो नल का जो पाइप आपके घर में आता है वो गटर पे सब गुजरते हुआ केवल वो पानी नहीं ला रहा, वो गटर की खुशबू भी आपके साथ में लेकर गटर, सभ्यता का गटर जो है शब्द एक जगह प्रयोग किया गया कि सभ्यता, तो वो गटर में से जो है जो
पानी आपके घर की निकल आ रहा है, वहां से जो पाइप आ रहा है उसकी दुर्गंध पर रहेगी आपके जीवन में, या वो आछी के फूल जो है जो खिले उसकी जिसके आगे पीछे जो है आछी के फूल खिले हुए, वो सुगंध आपके जीवन में कहां से आएगी जब तक कि आप आछी के एक जगह वो कहते हैं हमारे मेरे घर के चंदन का है, चंदन के झाड़ की भी जो है वो बात करते हैं। तो इस तरह के जो है वो अद्भुत मतलब जो है हमारे यहाँ पे काम हुए हैं। अब एक और पक्ष की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ऐसा कहते हैं कि नवगीत में जो है जो सबसे मुख्य बात है वो क्या है। ये थोड़ा मतलब अधिक समय थोड़ा सा हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये बिंदु जो है मैं रख पाऊं। कहते हैं कि नवगीत में जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है बिंब। अब ये बिंब जो है क्या होता है, बिंब बनता कैसे, ये इतना बड़ा विषय है। अगर कभी अवसर आए तो मैं मतलब जो इस पर अलग से भी जो है बात करना चाहूंगा और जानना चाहिए हम लोगों को, हमारे रचनाकारों को जानना चाहिए कि बिंब होता क्या है, बिंब बनता कैसे। उस बिंब को लेकर के जो है उसको सबसे ज्यादा जो है महत्व दिया गया नवगीत में। तो बिंब जो है वो क्या होता है, भाषा की शक्ति हमारे पास में होती है कि जब हम कोई बात करते हैं तो जब हम कुछ दृश्य आपके सामने रख रहे होते हैं तो वो दृश्य जो है वो आप सुनने वाले के मन में उसका चित्र जो है उभरना चाहिए, उसको दिखना चाहिए। चला भी जाए घर में सुन करके तो वहां भी जब रात को सोया हुआ हो तब भी उसके मन में वो चित्र जो है, जैसे कौन सा वर्dsworth की बहुत विख्यात कविता है डैफोडिल करके, उसमें क्या होता है उस डैफोडिल कविता में कि वर्dsworth ऐसे ही घूमते हुए, बड़े अद्भुत प्रकृति के कवि वर्dsworth घूमते हुए जा रहे तालाब के किनारे, वहां पे बहुत सैकड़ों जो है डैफोडिल के फूल जो है आपस में तेज हवा चल रही है और सब आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं। बहुत खूबसूरत जो है वो डैफोडिल के फूल वो देर तक दिखते रहते हैं, लेकिन जब वो घर अपने लौट कर आते हैं तो वो जो फूल जो हवा में जो आपस में टकरा रहे थे ना, वो उनके मानस में भी जो है वो आंखें बंद करके बैठे हैं, वो उनके दिमाग में वो दृश्य जो है कौन था। वो पंक्तियां अंग्रेजी के साहित्य में तो फिर विख्यात है, आप जानती हैं उस पंक्तियों को। far off in active or in pensive mood, when in my coach I lie, they flash upon that inward eye, flash upon, जैसे कोई पौंधती है फ्लैश, और कहां पे, इनवर्ड आई, भीतर की आंख पर। अब वो दृश्य सामने नहीं है, वो दृश्य चला गया, लेकिन हमारी भीतर की आंख उसको अभी भी देख रही है, उसको कहते हैं बिंब। वो जो बिंब होता है उसे कहा जाता है बिंब। हमें बिंब को हमारे जो विरासत में हमको बहुत मिले हैं। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, हमारे गोस्वामी जी तुलसीदास जी का ये पंक्ति आपके सामने में रखता हूं। सीता जो है जनक वाटिका में जो है पहली बार राम देखते हैं सीता को, पहला दर्शन जो है सीता और राम के बीच में। जब सीता वहां पे आती है और उस उपवन की पूरी दशा सिर्फ सीता की उपस्थिति से जब बदल जाती है, तो हम तुलसीदास ने पंक्ति लिखी कि सुंदरता कह सुंदर करही, छवि ग्रह दीप शिखा जन बरही। छवि ग्रह जैसे कोई चित्रशाला हो जिसमें आपको कोई चित्र स्पष्ट नहीं दिख रहे हो, वहां एक दीप जला के रख दो तो पूरे चित्र जो है सामने दिखने लगते हैं। सीता आ गई तो वृक्ष दिखने लगे, सीता आ गई तो फूल दिखने लगे, सीता आ गई तो सारी हरियाली दिखने लगी। उसके आने के पहले तक तो जो है ये वृक्ष वैसे वृक्ष नहीं थे, वो पत्ते वैसे पत्ते नहीं थे, सिर्फ एक उपस्थिति ने सारे दृश्य को जीवंत कर दिया। ये दीप की जो शिखा का जो बिंब तुलसीदास हमारे सामने रखते हैं ना, ये रचना का अंदर बिंब निर्माण की कला का आधार है। हम लोग आमतौर पे बोलचाल में बोलते हैं कि साहब, उदाहरण सबको पता है वो, कि हम कहते हैं कि साहब सर में दर्द हो रहा है, और एक व्यक्ति कहता है कि मेरा तो सर फटा जा रहा है, एक कहता है मेरा पेट दुख रहा है, एक कहता मेरा पेट में सुइयां चुभ रही है। अब ये जो सर फटा जा रहा, फटना, सर फट जाना, ये बिंब है, ये आपको दिखाई दे रहा है। आपको जो चीज नहीं थी वो दिखने लगती है कि बहुत पीड़ा है। तो ये जो कला है भाषा की, ये भाषा की कला जो है वो उसको कहते हैं कि एक और उदाहरण मैं बिंब का देना चाहता हूं, और वो बहुत सुंदर बिंब है हमारे पंत जी की कविता का
पंत जी की बहुत विख्यात कविता थी, मैंने छुपन में छुपकर कुछ पैसे हुए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ होंगे। अब वो पैसे के पेड़ मतलब बचपन की घटना है, लेकिन पंत जी ने लिखा कि मैंने कौतूहल, देखिए बिंब कैसे बनता है, ये नवगीत के मतलब लिए बहुत अनिवार्य उदाहरण है। हम लोगों को, हमारे सभी रचनाकारों को ध्यान जाना चाहिए कि बिंब का निर्माण कैसे होता है। उदाहरण है ये पंक्ति कि मैंने कौतूहलवश आंगन के कोने में गीली तह को यूं ही उंगली से सहलाकर बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे, किंतु एक दिन जब संध्या को आंगन में टहल रहा था, तब मैंने सहसा जो देखा उससे हर्ष विमूढ़ हो उठा, विस्मय से देखा आंगन के कोने में कई नवागत छोटे छोटे छाता ताने खड़े, छोटे छोटे अंकुर निकल रहे हैं सेम के बीच से, वो सब मुंह का ऊपर से जो फटा हुआ होता है, तो कहते हैं कि जैसे छोटे छोटे नवागत जो है वो छाता तान के खड़े। अभी देखिए यहाँ से बिंब शुरू था, दृश्य क्रिएट करना, सीन क्रिएट करना। तो देखा मैंने आंगन के कोने में कई नवागत छोटे छोटे छाता ताने खड़े हुए हैं। छाता कहें कि विजय पताका है जीवन की, छाता कहें कि विजय पताका है जीवन की, या हथेलियां खोल खड़े थे वे नन्ही प्यारी, पंख खोल कर उड़ने को उत्सुक लगते थे, डिंब तोड़कर निकले चिड़िया के बच्चे। जैसे अंडे को फूटा और उसमें से जो छोटा सा चूजा निकलता है और वो उड़ने के लिए मतलब जो है बिल्कुल तैयार है कि मैं उड़ जाऊंगा, आसमान को छू लूंगा। ऐसे नवागत वो छोटे से पादप के बीच ही जो सर पे छाता लेकर के जो वो अंकुरित होगा, अंकुरित होने का इससे सुंदर आपको मतलब ये पूरा दृश्य जो पंत जी खड़ा करते हैं। बाद में पंत जी के साथ भी बहुत कुछ अन्याय हुआ, वो सब एक अलग दूसरी चीजें हैं, लेकिन हमें सीखने के लिए हमारे पास में विरासत में बहुत है। तो एक और बिंब अभी मंडलेकर जी भी याद कर रहे थे, हमारे भाई गोविंद शर्मा जी भी बहुत याद करते हैं उसको, माहेश्वर तिवारी जी का याद तुम्हारी जैसे कोई कंचन कलश भरे, जैसे कोई किरण अकेले पर्वत पार करे। अब ये एक किरण पर्वत को पार करती हुई ये बिंब है, ये बिंब है, आपको दिखाई देता है। मैंने एक जगह पढ़ा कि कवि सम्मेलन में, शायद आपने भी शायद कहीं पढ़ा होगा कि कवि सम्मेलन में तिवारी जी, माहेश्वर तिवारी जी गीत पढ़ा कि जैसे कोई किरण अकेली पर्वत पार करे। तो उनसे पूछा कि सर वो किरण जो है अकेली पर्वत पार करे थे, तो क्या आप उस किरण के साथ में नहीं थे? अकेले कैसे किरण पार करते, आप कहाँ थे उस समय? तो बताते कि माहेश्वर तिवारी बोल रहे थे भाई बात तो सही है, कवि तो मतलब का तो होना ही पड़ेगा। अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ बिंब का, और वो उदाहरण जो है मेरे अपने मित्र, मेरे अपने भाई, छोटे भाई, मैं कहूंगा श्याम सुंदर तिवारी के गीत में मैंने वो बिंब को देखा। वो उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं। वो कहते हैं कि उनका गीत संग्रह का नाम ही है कि बहती हो तुम नदी निरंतर। देखिए केवल शीर्षक में बहुत कुछ कह देता है। वो कहते हैं उतर रही है शाम तुम्हारे नैनों से, उतर रही है शाम तुम्हारे नैनों से, एक मृदंग सा बजता तेरे बैनों। एक उतर रही है शाम तुम्हारे नैनों में, एक मृदंग सा बजता है तेरे बैनों में। ये बिंब, ये मतलब ब्यूटी जो पैदा करने की जो स्थिति होती है। एक बिंब और आपको मैं देता हूं, हमारे खंडवा के भूले बिसरे कहना चाहिए शशिकांत गीते, बहुत अच्छे गीतकार जिन्होंने बहुत अच्छे गीत लिखे। परिस्थितिवश वो अब नहीं लिख पाए, आगे नहीं उसको बढ़ा पाए, लेकिन उन्होंने कुछ गीत लिखे थे। उसमें एक बिंब मुझे बड़ा पसंद है। वो बिंब है पकड़ धूप की मरियल लाठी, कुबड़ा कुबड़ा चलता दिन। जैसे कोई कुबड़ा व्यक्ति जैसे लाठी को पकड़ के चल रहा है, ऐसा जो है घिसटता हुआ दिन चला जा रहा है। तो पकड़ धूप की मरियल लाठी, कुबड़ा कुबड़ा चलता दिन, कुहरे तम के सस्ते सस्ते दया भाव पे पलते दिन। ये मतलब दिन के कुबड़ा जिस तरह से चलता है उस तरह से घिसटता हुआ जा रहा है। एक नई कवियत्री जो है, आप तो परिचित होंगे, नवगीत कुटुंब से जुड़ी होगी आपकी निश्चित रूप से, गरिमा सक्सेना है बैंगलोर की।
बहुत अच्छे गीत मतलब लिखे। वो कहते हैं कि पत्तियों की छन्नियों से छन रही है धूप। बहुत सुंदर। पत्तियों की छन्नियों से छन रही है धूप, दिख रहा पगडंडियों का अब सुनहरा रूप। ये बिंब है। एक जगह वो कहते हैं कि जा रही अल्हड़ गगरिया खिलखिलाते घाट पर, जा रही अल्हड़ गगरिया खिलखिलाते घाट पर, स्वर्ग मिट्टी को बनाने कृषक निकले बाट पर, वो चाहते सुख दुख फटकना आंख के दो सुपड़ा, चाहते सुख दुख फटकना आंख के दो सूप, पत्तियों की छन्नियों से छन रही है। ये जो है बिंब। अब मैं आपसे बताऊं कि ये तो बिंब की चर्चा अगर करेंगे तो काफी बड़ी चीज है, इसके निर्माण की भी बात मतलब करना पड़ेगी, और मुझे लगता है कि शायद भाई लोग परेशान हो जाएंगे कि मतलब बहुत लंबा वक्त हो रहा है, लेकिन मुझे चूंकि आपने बुलाया है तो अगर आपको लगे कि ज्यादा कम है तो भाई अब रघुवीर शर्मा जी से पढ़ना, मैं तो जो की बात पूरी जो भी हो जाए। तो एक तो हमारा नवगीत क्या है, उसमें कहते हैं कि आधुनिक जीवन का जो दंश है, आधुनिक जीवन का जो दंश है वो किस तरह से प्रकट होता है उसके उदाहरण, और उसमें वो सब आ जाता है। बाजारवाद क्या है, उपभोक्ता संस्कृति क्या है, आम आदमी के जीवन की क्या परिस्थितियां हैं। मैं उदाहरण मतलब उन लोगों के दूंगा जो हमारे बीच के अपने गीतकार हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपसे जो जिस गांव की से निकल के जो लोग आते हैं, शहर में आते हैं, वो जब वो चले जाते हैं, पीड़ित होते हैं, उनकी कोई आवाज सुनने वाला नहीं होता, उनकी पीड़ा को जो है जब स्वर नवगीत में दिए जाते हैं, तो एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। हमारे डॉक्टर श्रीराम परिहार का एक गीत संग्रह है, चौकस रहे, चौकस सावधान करते हो। उनका गीत में वो आता है कि हाट में बिकते चेहरों की परिभाषा नहीं होती, हाट में बिकते चेहरों की परिभाषा नहीं होती, क्यों चिल्लाए हम उसकी भाषा नहीं होती, मत उछालिए पत्थर को उसमें मूर्त करते चलिए, हाट में बिकते चेहरों। अब हाट में बिकते चेहरे, ये मतलब। फिर हमारे सामने आते हैं हमारे भाई रघुवीर शर्मा, ये कहां पीछे रहने वाले थे। ये कहते हैं कि यहाँ शोर है, भगदड़ भी है, सुविधाओं के मेले हैं, सौदागर हैं, बाजीगर हैं, पर हम निपट अकेले। ये अकेलेपन की पीड़ा, जो आधुनिक जीवन की पीड़ा, आधुनिक समय की पीड़ा, उसको कितनी खूबसूरती के साथ वो कहते हैं कि यहाँ शोर है, भगदड़ भी है, सुविधाओं के मेले हैं, सौदागर है, बाजीगर। फ्लो देखिए गीत की पंक्तियों का, मैं तो उसको इस तरह से पढ़ रहा हूँ लेकिन वो गीत की पंक्तियां। सौदागर हैं, बाजीगर हैं, पर हम निपट अकेले हैं, पानीदार जीवन के भैया सारे दाव गले, इससे तो अच्छा है भैया वापस अपने। ये रघुवीर शर्मा जी हमारे बीच। ये अकेलेपन की जो है वो बहुत सी पंक्तियां उद्धरण की जा सकती थी, लेकिन एक जो है मुझे पंक्ति विशेष रूप से पसंद जो है उनके गीतों की, कि वो गीत में आते कि इस बस्ती में नई नई घटनाएं होती हैं, घर आंगन देहरी दरवाजे, भीतों के ऊंचे पर्वत हैं, भीतों के, भीत कहते हैं दीवार को, भीतों के ऊंचे पर्वत हैं, संवादों में युद्धों की भाषा होती। जब आप बात करता है आदमी तो ऐसा लगता है जिससे बात नहीं कर रहा, लड़ रहा है। भाई आदमी लड़ाकू हो गया, लड़ाकू जिससे युद्धों की भाषा करता है। प्रेम की जो है बात ही नहीं होती, युद्ध की, लड़ाई की, झगड़े की। हमारी संसद में आप देख लो, अभी आप जान देख सकते हैं, युद्ध की भाषा चल रही है। तो ये जो भीतों के ऊंचे पर्वत है, ये पंक्ति मुझे बहुत उनकी मूल्यवान पंक्ति लगती है। दीवारों के पर्वत दीवारें पर्वत हो जाए आपके बीच में, तो ये बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि हमारे बीच में कितनी प्रकार की दीवारें हैं। कई रिश्तों के बीच में दीवारें हैं, घर में है, भेदभाव में है, नगर में है, जगह जगह बिल्कुल। मुझे आप अगर आज्ञा दो तो मैं मेरी जो है 2 पंक्तियां मैं आपको ये पर्वत की जो दीवार की जो मतलब जो भीत के पर्वत किस तरह से बन जाते हैं, उस पर मैंने 2 पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि हम पड़ोसी का भी आंगन देख ना पाए कभी,
हम पड़ोसी का भी आंगन देख ना पाए कभी, कितनी ऊंची हो गई है बीच की दीवार अब। कितनी ऊंची हो बीच, ये इतनी दीवारें खड़ी हो गई हैं। और फिर एक हमारे यहाँ एक और गीतकार है, हमारे खंडवा का है, हमारा प्रदीप दुबे। उसे याद करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। बहुत अच्छी पंक्तियां उनकी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि क्या हुआ। तो कहते हैं कि जब से सड़क गांव तक पहुंची सुनते बस्ती जाग गई। जब से सड़क गांव तक पहुंची सुनते बस्ती जाग गई है। सुविधाएं तो आई लेकिन भलमान साहब भाग गई। लोगों की भलमान साहब नहीं रही। सभ्यता का विकास, ये हमारे एक ऐसे गीतकार जिसको की तवज्जो देना चाहिए, नहीं जिसको दिया गया कि जब से सड़क गांव तक पहुंची सुनते बस्ती जाग गई है। सुविधाएं तो आई लेकिन भलमन साहब भाग गई है। हर एक रहता इसी फेर में, कौन कहां को फंसे दाव में। इस बस्ती में कुशल खेल है कैसे कहें। इस बस्ती में फिर एक और जगह वो प्रदीप दुबे की ही पंक्तियां मैं पढ़ रहा हूँ कि वो कहते हैं कि कभी हमारे गांव उतारो राजा उड़न खटोला। कभी हमारे गांव उतारो राजा उड़न खटोला। बीते बरस 50 अधिक पर देखे नहीं उजाले। अभी भी गांव अंधेरे में डूबे, अभी भी शहर भी अंधेरे में डूबे। बीते बरस 50 अधिक पर देखे नहीं उजाले। बस्ती की किस्मत पर लेकिन अब तक पड़े हुए हैं ताले। सभी दुखी माली बाड़ा हो या हो बामन टोला। सभी दुखी चाहे माली बाड़ा हो या हो बामन टोला। कभी हमारे गांव उतारो राजा उड़न खटोला। और फिर जो है मेरा ध्यान जाता है हमारे युवा मित्र जो निरंतर गीत में लगे हैं। भाई श्याम सुंदर तिवारी एक बहुत अनमोल बात किया जाता है नवगीत में। ये हमारे नवगीत की उपलब्धियां वाली पंक्तियां। वो कहते हैं कि अब हम सब इस परिस्थितियों से जानते हैं कि हमारे देश की युवा पीढ़ी मतलब उनको इस देश में रोजगार नहीं है, बाहर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं इस देश से। तो वो कहते हैं कि श्याम सुंदर तिवारी की पंक्तियां मतलब मैं पढ़ता हूँ। जड़े देश में और सुगंध 7 समंदर पार। सही बात। जड़े देश में और सुगंधे 7 समंदर पार। स्वप्न बजे थे धुन सितार सा टूट गए फिर तार। जड़े देश में और सुगंधे 7 समंदर। किसे कहते हैं बात को अपने गीत में जगह। आज मनुष्य की जो पीड़ा है उसको भाई जो है इसी प्रकार से जो है बहुत सारे उदाहरण मैं दे सकता हूं, लेकिन क्योंकि समय की भी मर्यादा होती है, मुझे आप सबकी भी चिंता है, जल्दी से जो है मैं अपनी बात को विराम की ओर ले जाना चाहता हूं। ये जो शहरीकरण की जो पीड़ा जो हमारे नवगीतकारों और कविता में हमें दिखाई देती है उसका एक और उदाहरण आप देखें। हमारे प्रदीप दुबे की ही पंक्तियां, हमारे अपने साथियों की पंक्तियां। वो कहते हैं कि जागर शहर बहुत पछताए, खरे गांव के पंछी वापस लौटे गांव में आए, डरे गांव के पंछी बहुत ठगाए बीच बदरिया, कोर्ट कचहरी थाने, पांव जले ताती सड़कों पर लाए स्वप्न हिराने, पता ठिकाना बना न पाए निरे गांव के पंछी, जाकर शहर बहुत पछताए। और इसमें जो है एक जगह जो है मुझे जब ये शहरीकरण की जो स्थिति है उस पर और भी मतलब शंभुनाथ सिंह के और सबके जो है मैंने उदाहरण लिखे थे आपको बताने के लिए, सुनाने के लिए, लेकिन चूंकि विस्तार अधिक हो रहा है इसलिए मैं उसको समेटते हुए ये कहना चाहता हूं कि एक जगह जो है शंभुनाथ सिंह ने जो है सभ्यता का गटर शब्द का प्रयोग किया है। सभ्यता का गटर, ये सभ्यता का गटर जो है हमारे को नवगीतकारों ने दिखाया है, नई कविता वालों ने दिखाया है, जिसको कि हम हमारे समाज का, हमारे समय का जो प्रतिबिंब है, जो आईना है, वो हम देख सकते हैं इसमें। और फिर जो है ये सारी चीजें जो है इसलिए देखिए आवश्यक है कहना
कि जितने भी एक परंपरा से हमारे पास जो गीत आ रहे थे, लंबी परंपरा है, ट्रेडिशन है, कोई छोटी मोटी परंपरा नहीं है। मीरा से लेकर के आज तक जो वो गीत की जो धारा बह रही है, अखंडित धारा जो बह रही है, इसको हमारे लोक गीतकारों ने, हमारे कवियों ने निरंतर जो है प्रवाहित रखा है, अखंडित प्रवाहित रखा। जैसे गंगा की धारा जो है बह रही है अनादिकाल से, ऐसे ये गीत की धारा हमारे जीवन को तृप्त करती हुई, सींचती हुई जो है निरंतर बह रही है। तो इस धारा को जो है सुरक्षित रखना है, इसकी वृद्धि करना है, इसको सूखने नहीं देना है। तो हमें हमारी विरासत से, हमारे लोक जीवन से वो सारी तत्वों को ग्रहण करना पड़ेगा, वहां से हमको सीखना पड़ेगा, हमें सीखने के लिए तैयार होना पड़ेगा। हमको घिसी पीटी लीक पे नहीं चलेंगे। अगर आप घिसी पीटी लीक पे चलते रहेंगे, जिस तरह से सब लोग लिखते चले जा रहे हैं, तो एक दिन आप उस भीड़ का हिस्सा बन के गुम हो जाएंगे, आपको कोई याद नहीं करेगा। याद वही रखा जाएगा जिसे आप अपने जीवन की आंच में पकाएंगे, हमारे लोक जीवन से वो आंच को लेंगे, उस रोशनी को लेंगे, और फिर जो है जो गीत लिखे जाएंगे, वो जो नवगीत लिखे जाएंगे, उनमें जो जीवन धड़केगा, जिसमें जीवन का संगीत धड़केगा। ये मत कहिए कि उसमें छंद नहीं है या उसमें जो है निरंतर जीवन की लय, जैसे नदी बहती है ना, जिस लय के ऊपर बहती है तो नदी निरंतर, कौन उसको बहाता है, ऐसी ये गीतों की गंगा जो है निरंतर बहती रहेगी। नवगीत वृद्धि आगे बढ़ता रहेगा, उन्नति के शिखर तक पहुंचेगा। अच्छे कवि जो है निरंतर सीखते रहेंगे, आने वाली पीढ़ियों को सिखाते रहेंगे, भाषा को गढ़ेंगे, बिंबों को नए नए बिंब लाएंगे, नई नई उपमाएं खोजेंगे, नए नए कहने के तरीके खोजेंगे और अपनी बात को कहते रहेंगे। आपने सब ने मेरी बात को इतने ध्यान से, इतना मेरा लंबा वक्तव्य थोड़ा हो गया, आपने बहुत धैर्यपूर्वक सुना। और मुझे आज जो है नवगीत कुटुंब ने जो है यहाँ पर आमंत्रित किया कि मैं नवगीत को लेकर के कुछ बात कहूँ। मैंने आपसे पहले अपनी दुविधा को भी जो है कहा था, वो सब चीजों के लिए अपनी बात को मैंने रखने की कोशिश की कि जो नवगीत की जो हमारी जो साहित्य की विधा है, वो किस तरह से जो है निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। मैं आज नवगीत दिवस के ऊपर आप सभी रचनाकारों का, आप सभी मर्मज्ञ साथियों का, आदरणीय सर बैठे हुए हैं यहाँ पे, जिन्हें हमें सुनना, जिनसे हमें सीखना है, उनका भी मैंने काफी समय उपयोग कर लिया है, मैं क्षमा चाहता हूँ। और अभी हम उनको मन भर के सुनेंगे। अपना समय मैं आपका धन्यवाद देता हूँ और आभारी हूँ कि आपने जो है मुझे इतना धैर्यपूर्वक सुनने के लिए समय दिया।